प्यारे छात्रों, आप सभी का कुमार क्लासेज वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। छात्रों, हम लोग यूपीसीएल TG2 की संपूर्ण सिलेबस हमारे चैनल द्वारा कंप्यूटर तथा इलेक्ट्रिकल का कवर कराया जा रहा है 50 दिनों में। और आप 11 टॉपिक कंप्यूटर का कर चुके हैं और 10 टॉपिक इलेक्ट्रिकल का कर चुके हैं और 2 दिनों से हम लोग सेट नहीं बना पाए। इसका कारण था कि हम थोड़ा व्यस्त थे, आप ही के काम में व्यस्त थे। आपके लिए एक वेबसाइट का निर्माण कराया गया है जिसका नाम है, देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है www.kumarclassesvns.com। अब आपको PDF आसानी से यहाँ से मिल जाएगी। अब जो क्रम होगा हमारा कुछ इस टाइप का होगा कि PDF पहले लोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पर और आप उससे एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर 1-8 घंटे बाद 2 घंटे बाद उसकी वीडियो आ जाएगी जिसे आप आंसर मिला लेंगे और उसका सलूशन देख लेंगे, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। नए छात्रों के लिए कंसेप्ट क्लासेस शुरू कर दिया गया है। आज एसी थ्योरी का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया गया सुबह में, बहुत छात्रों ने देखा और कमेंट भी मिला, बच्चों को समझ में आया, इससे हमें बहुत खुशी हुई। और इसका नेक्स्ट वीडियो कल मॉर्निंग में दिया जाएगा। तो जो नए छात्र हैं पहले कंसेप्ट वीडियो देखें, इसके बाद उसका प्रैक्टिस हल करें PDF से और फिर वीडियो देखकर उसका सलूशन समझ लें। आसानी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और यह क्रम चलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो यूपीसीएल TG2 प्रैक्टिस सेट इलेक्ट्रिकल का 11 नंबर है, जो एसी थ्योरी का फर्स्ट है। 2 पार्ट में आएगा एसी थ्योरी, क्योंकि एसी थ्योरी में एक टर्म है और दूसरा क्या है, पॉलीफेज सिस्टम है। तो पॉलीफेज सिस्टम को इस पार्ट में नहीं लिया गया है। इसमें जो क्वेश्चन लिया गया है वो एसी थ्योरी पार्ट 1 से लिया गया है। इसमें टोटल इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल भी है और सबका संपूर्ण हल अभी आपको सामने मिलेगा। अब अच्छे से उसको अध्ययन करिए और सफल होइए। उम्मीद है आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे, ये हमारा वादा है। चलिए शुरू करते हैं। आज जो 40 क्वेश्चन है उसमें कट ऑफ है क्या, कितना हमारा 28। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत धारा तथा वोल्टेज होता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट है, तो विद्युत धारा में क्या होगा तथा वोल्टेज का मान क्या होगा। ऑप्शन ए, धारा लीडिंग राशि होगी, यानी धारा क्या करेगी, आगे चलेगी, लीड करेगी। ऑप्शन बी, वोल्टेज लीड करेगी, यानी वोल्टेज आगे चलेगी। और ऑप्शन सी, इन फेज होगी, इन फेज मतलब दोनों साथ साथ चलेगी। इनमें से कोई नहीं सही नहीं है, ऑप्शन डी। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा, इन फेज राशि होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिरोधी परिपथ जो होता है वो DC जैसा व्यवहार करता है और DC जैसा जब व्यवहार करेगा तो हम क्या जानते हैं कि DC में कोई भी एंगल नहीं बनती है, साथ साथ धारा चलती है। क्या चलती है, धारा साथ साथ चलती है। इसलिए लेकिन ये है DC जैसा व्यवहार करेगा लेकिन है AC, यानी इसमें कोई धारा और उसके बीच में कोई एंगल नहीं होगा। इसलिए जब हम देखेंगे इस टाइप के, 3 फेज का मतलब क्या हुआ, दोनों साथ साथ चल देगी और दोनों साथ साथ पहुंचेगी, यानी धारा और वोल्टेज के बीच में एंगल नहीं होगा, यानी 0 डिग्री एंगल होगा, जिस तरह DC में कोई एंगल नहीं होता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। सेकंड क्वेश्चन है, हमारे देश में AC उत्पन्न करने के लिए सामान्य आवृत्ति कितनी होती है। तो भारत में निर्धारित किया गया है आवृत्ति जनरेशन के लिए 10 हर्ट्ज, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 25 हर्ट्ज,
ऑप्शन सी 50 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 100 हर्ट्ज। तो भारत में एसी का आवृत्ति जो निर्धारित किया गया है वो 50 हर्ट्ज किया गया है। ऑप्शन सी आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, आरएमएस मान भागा डिवाइडेड औसत मान क्या होता है? पीक फैक्टर होता है, पीक फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं चरम गुणांक। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्या होता है? फॉर्म फैक्टर होता है। ऑप्शन सी बहु गुणांक होता है, या ऑप्शन डी देखभाल गुणांक होता है। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा हमारा फॉर्म फैक्टर बी। और इसके पहले मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ, इसका जो ट्रिक बताया हूँ मैं, जो इसमें बताया हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे। यानी फॉर्म फैक्टर का ट्रिक याद रखना था आपको। फ्रा, और फ्रा मतलब एफ मतलब फॉर्म फैक्टर, आर मतलब आरएमएस वैल्यू, और ए मतलब एवरेज वैल्यू यानी औसत मान। यानी एक शब्द याद रखेंगे, डेली हम सब्जी फ्राई करते हैं, उससे क्या याद रखेंगे? फ्रा। और फ्रा मतलब एफ मतलब फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है? आरएमएस वैल्यू का अनुपात और एवरेज वैल्यू का अनुपात। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम मान। अधिकतम मान को क्या कहते हैं? मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं हम लोग। अधिकतम मान डिवाइड बाई आरएमएस मान, यानी अधिकतम मान और आरएमएस मान के अनुपात को क्या कहा जाएगा? पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, कि दोनों, कि कोई नहीं? तो क्या होगा इसका मतलब? पीक फैक्टर होगा, चरम गुणांक जिसके बोलते हैं हिंदी में। तो चूंकि इसका एक ट्रिक है, पैसे पे मर, सब कोई पैसा पे मरता है, पमर। पी मतलब पीक फैक्टर, ए मतलब मैक्सिमम वैल्यू यानी अधिकतम मान, और आर का मतलब आरएमएस वैल्यू। तो याद रखेंगे आप लोग, पैसे से मर, पी पमर, इसे आप याद रखेंगे। पीक फैक्टर बराबर क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, देख लीजिए 5 नंबर है, यदि औसत मान ज्ञात हो तो आरएमएस मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो औसत मान और आरएमएस मान ये गुणा है, जितना है स्टार जो दिख रहा है इसका मतलब गुणा है स्टार का मतलब यहाँ पर। तो आंसर होगा बी। सी होगा आंसर। कैसे होगा देख लीजिए यहाँ पर, आप आसानी से समझ जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि आरएमएस मान जो होता है क्या होता है कि आरएमएस, किसी वैल्यू का आरएमएस बराबर होता है मैक्सिमम मान बटे √2। ये फॉर्मूला है आरएमएस का, मैक्सिमम मान बटे √2। अब देखिए मैक्सिमम मान हम जब कहते हैं उदाहरण देते हैं, अगर हम मैक्सिमम मान इनटू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं, और 2 का मान होता है 1.414, ठीक है, 1.414। इस तरह अगर निकालते हैं, इसमें से निकलेगा समीकरण, तो क्या आएगा हमारा 0.707। तो हम ज्ञात क्या किए? हमें मालूम हुआ, इसका मतलब हम जान गए कि आरएमएस बराबर जो होगा क्या होगा? मैक्सिमम मान इनटू 0.707। उसी तरह एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आई मैक्स इंटू 2/π। और इसको आप हल करेंगे तो आपका आएगा
आई ए बी का मान, एवरेज का मान मैक्सिमम इंटू 0.636। अब ये समीकरण 1 मान लिए, ये समीकरण 2 मान लिए, तो अगर पहले में दूसरे का भाग देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, RMS अपॉन औसत मान से 0.707 अपॉन 0.636। अब देखिए इसको भाग देंगे तो क्या आएगा 1.11 या 1.11। अब RMS का मान पूछ रहा है, चाहे औसत का मान पूछ रहा है, तो क्या होगा उसमें 1.11 का गुणज हो जाएगा। तो सीधे सीधे क्या है 1.11 गुणे औसत मान, आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। छह नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है देख लीजिए। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, सेंसोडियल किसे बोलते हैं? इस क्रम में जो राशि बनती है, जो प्रतिवर्ती राशि होती है, हम जानते हैं कि प्रतिवर्ती राशि क्या होती है, हर क्षण अपना मान बदलता है, तो उसका शेप कई तरह से हो सकता है। एक तो इसको इस तरह से होगा तो इसको सेंसोडियल बोलते हैं। दूसरा क्या होगा, एक स्क्वायर में होगा तो इसको स्क्वायर बोलते हैं। तीसरा क्या होगा, हाफ वेव हो सकता है तो इसको हाफ वेव बोलते हैं। तीसरा क्या होगा, ट्रायंगल हो सकता है तो इसको ट्रायंगल बोलते हैं। लेकिन आपको सेंसोडियल से पढ़ना है, इसलिए सेंसोडियल का यहाँ जिक्र हुआ है। तो क्वेश्चन है कि सेंसोडियल में यदि ये बराबर है आई बराबर, यानी तात्कालिक मान बराबर क्या है 70 साइन 314 टी है, तो आवृत्ति क्या होगी? ठीक है, आवृत्ति क्या होगी? चूंकि हम जानते हैं जो तात्कालिक मान का समीकरण होता है वो क्या होता है, समीकरण जो होता है वो होता है आपका I इक्वल टू I मैक्स साइन ओमेगा टी। फिर से लिखते हैं, I इक्वल टू अधिकतम मान, इसको I मैक्स लिखते हैं, साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब हुआ है, इस समीकरणों को इससे तुलना करते हैं तो I मैक्स के बदले क्या लिखा हुआ है 70 लिखा हुआ है, और साइन ज्यों का त्यों है, और ओमेगा टी ज्यों का त्यों है, ओमेगा के बदले क्या लिखा हुआ है 314 लिखा हुआ है। यानी जो हमको इस समीकरण से प्राप्त हुआ ओमेगा, क्या प्राप्त हुआ, ओमेगा प्राप्त हुआ, और ओमेगा का मान कितना है 314 है। ओमेगा टू जानते हैं हम लोग क्या होता है 2πf होता है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 314 अपॉन पाई 2π। अब इसको हल करेंगे अगर आप, तो आएगा आपको 49.67 कुछ आएगा, यानी 50 के लगभग आएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा 50 हर्ट्ज। हल करके देखिएगा इसको, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको बन जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी परिपथ का शक्ति गुणांक पावर फैक्टर और प्रतिबाधा Z हो और प्रतिरोध का मान R हो, तो किस फॉर्मूले से निकाला जाएगा? तो किस फॉर्मूले से निकाला जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, cos फाई को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। तो cos फाई बराबर क्या होता है R/Z, रेजिस्टेंस बटे इम्पीडेंस, ये एक फॉर्मूला है पावर फैक्टर का। अब इसमें जो टर्म एंड कंडीशन है उसके अनुसार R बराबर क्या होगा,
आर बराबर क्या होगा, जेड कॉस फाई। तो जेड कॉस फाई किस में है, ऑप्शन सी में है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आठ नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में इंडक्टर जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। जिस तरह रेजिस्टेंस जोड़ते हैं सीरीज में उसी तरह इंडक्टर भी जोड़ा जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो L1 प्लस L2 प्लस L3, इंडक्टर को L से हम व्यक्त करते हैं। और समान रूप से जिस तरह से प्रतिरोध जोड़ा जाता है उसी तरह से इंडक्टर भी जोड़ा जाता है। नौ नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी कॉइल का प्रतिरोध 15 ओम तथा इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा जिसको जेड से व्यक्त करते हैं का मान 25 ओम हो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरणिक प्रतिघात का मात्रक मान क्या होगा। ठीक है, यानी दो चीज़ है हमारा यहाँ पर, क्या है, एक जेड का वैल्यू है कितना है 25 है, और एक आर का वैल्यू है 15 ओम है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस की मान कह रहा है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सेल का मान क्या करना है, हमको निकालना है। तो इंडक्टिव सर्किट हुआ ये, आरएल सर्किट में ये मान संभव है। तो आरएल सर्किट में हम जानते हैं जेड बराबर क्या होता है, तो होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि एक्सेल का मान निकालना है। तो एक्सेल का मान निकालना है तो इसको इधर करेंगे हम लोग, वापस आएगा माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास समीकरण, कुछ इस टाइप का हो जाएगा कि एक्सेल इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर कितना है 25 है, तो 25 का 625 माइनस 15 का 225 इक्वल टू 400, और 400 को अंडर रूट में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 20 एम सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत वाहक वाले समीकरण में ई का मान, ई मतलब जो वोल्टेज है ईएमएफ है उसका तात्कालिक मान क्या है 10 के अंडर रूट 24 साइन ओमेगा टी। तो इसका मैक्सिमम मान क्या होगा। तो चूंकि हम जानते हैं ई या आई दोनों का मान क्या होता है, एक ही होता है। तो क्या होता है ई मैक्स यानी मैक्सिमम मान साइन ओमेगा टी। और इसको इस समीकरण से तुलना करेंगे आप तो देखिए ई मैक्सिमम मान की जगह क्या लिखा हुआ है 10 रूट 24 लिखा हुआ है। तो आंसर भी क्या हो जाएगा आपका 10 रूट 24 हो जाएगा। मैं इस सारी चीज़ों को जो बेसिक क्लास का कल मैं वीडियो अपलोड किया हूँ एसी थ्योरी के नाम से, आप उसको देख लीजिएगा। जिसको दिक्कत होगा कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ उसमें समझाया गया है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, एक पूरे चक्र में एसी का औसत मान क्या होता है। तो पूरे चक्र में एसी का औसत मान क्या होता है। ऑप्शन ए सभी परीक्षणों का औसत होता है, ऑप्शन बी सभी परीक्षण का गुणनफल होता है, और ऑप्शन सी 0 होता है, 0 होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होता है। तो क्या होता है 0 होता है। क्यों 0 होता है समझ लीजिए, क्योंकि हम जानते थे कि एसी का मान क्या होता है, एक एम्पलीट्यूड बनता है, एक साइकिल में चलता है एसी।
हर क्षण उसका मान बदलता है, यानी अधिकतम से न्यूनतम, न्यूनतम से अधिकतम, अधिकतम से न्यूनतम, ये क्रम चलते रहता है। तो एक चक्र हम क्या किसको बोलते हैं कि जब वो अपने अधिकतम मान पर जाए और फिर न्यूनतम मान पर जाए, उसको क्या बोलते हैं, एक साइकिल बोलते हैं। मतलब ये एक साइकिल है। अब इस साइकिल का मैं कह रहा है क्या कि इसका औसत मान क्या होगा। अगर हम कई परीक्षण लिए तो कुछ ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो अगर पूरे चक्र का मान लेते हैं तो इसका कुछ भी मान आए, 10 बार हम परीक्षण लिए, मान लीजिए कि 20 आया, तो इसका भी तो निगेटिव में 20 आ जाएगा। तो 20 - 20 क्या इतना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यही आधे साइकिल का मान पूछता, तब क्या करते हैं, सबको जोड़कर और जितनी बार परीक्षण लेते हैं उससे से भाग दे देते। तो पूरे चक्र का पूछ रहा है, इसलिए पूरे चक्र का क्या होता है, 0 होता है। जबकि आधे चक्र का क्या होगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो क्या वैल्यू आएगी, जितने परीक्षण लेंगे उनका औसत आएगी। बारह नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ यानी प्योर इंडक्टिव, प्योर रेजिस्टेटिव परिपथ में पावर फैक्टर का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 0 होगा, ऑप्शन बी लीडिंग होगा, ऑप्शन सी लैगिंग होगा, ऑप्शन डी यूनिटी होगा। तो देखिए आंसर होगा यूनिटी। कैसे होगा इस चीज़ को समझिए। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिरोधी परिपथ में दो राशियां जो है, करंट है एक, दूसरी क्या है, वोल्टेज है। दोनों इन फेज में होती है, यानी इन फेज का मतलब साथ साथ पहुंचती है। यानी इसमें कॉस का मान क्या होता है, 0 होता है। दोनों के बीच कोई एंगल नहीं है, यानी क्या है, 0 डिग्री का एंगल दोनों के बीच है, करंट और वोल्टेज के बीच। और इसी के कॉस फाई को ही हम बोलते हैं पावर फैक्टर। और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉस 0 का मान, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए यूनिटी का मतलब 1। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। यूनिटी का मतलब 1 भी लिखा रहेगा तो वही आंसर होगा। समझ गए होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइनसोइडल सप्लाई में अधिकतम मान 100 वोल्ट है तो आरएमएस मान क्या होगा। देखिए इसमें छूट गया है, सब में √2 कर लीजिए, √2। तो चूंकि हम जानते हैं कि आरएमएस बराबर होता है मैक्सिमम मान आई मैक्स बटे √2। अब देखिए अधिकतम मान क्या है हमारा, आई मैक्स की जगह क्या है, 100 है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 100/√2। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 2 बार लिखा गया 100 100, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 100/√2। चौदह नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का पावर फैक्टर क्या होता है। तो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का पावर फैक्टर क्या होता है, 0 होता है, लैगिंग होता है, लीडिंग होता है कि यूनिटी होता है। तो चूंकि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में इसका जब हम फेजर बनाएंगे तो क्या होता है, इंडक्टिव में जो करंट होता है वो क्या होता है, लैग करता है किससे, वोल्टेज से। कितना डिग्री, 90 डिग्री। हमने कंसेप्ट में पढ़ा है। तो प्योर इंडक्टिव परिपथ में करंट जो होगा क्या होगा, ये फेजर डायग्राम बनेगा, लैग करेगा, यानी पीछे है कितना, वोल्टेज से कितना डिग्री, 90 डिग्री। और जब फेजर हम बनाते हैं तो जब भी जो लीडिंग राशि होती है वो लैगिंग राशि के एंटी क्लॉक होती है, एंटी क्लॉक वाइज में होती है। तो यहाँ हो जाएगा। अब इस तरह हम मान लिए कि cos फाई का मान क्या हो गया, 90। यानी cos पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई होता है। तो cos फाई का मान 90 डिग्री और cos 90 का मान क्या उतना होता है, 0 होता है। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ है, उसमें पावर फैक्टर का मान क्या होगा? शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर, जीरो लैगिंग लीडिंग, तो यहाँ भी जीरो होगा। क्यों होगा? यहाँ भी जस्ट उल्टा हो जाता है। अंतर इतना ही होगा कि इसमें वोल्टेज लैगिंग होता है और करंट क्या होता है? लीडिंग होता है 90 डिग्री, यानी cos 90 का मान तो cos 90 ये रहा, सिर्फ राशि चेंज हो गई लीडिंग और लैगिंग, इसलिए इसका भी मान क्या होगा? जीरो होगा। सोलह नंबर क्वेश्चन देखिए, आरएलसी परिपथ में एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, तो पावर फैक्टर क्या होगा? तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिए यहाँ पर, पहले देख लीजिए क्वेश्चन। आरएलसी परिपथ में अगर एक्सी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी जिस तरह कैपेसिटिव सर्किट में जो विरोध का गुण होता है कैपेसिटेंस द्वारा, वो क्या कहलाता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। और इंडक्टर में, इंडक्टिव परिपथ में जो गुण होता है विरोध का, जो प्रतिरोध की भांति कार्य करता है, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है और एक्सेल से व्यक्त करते हैं, हम लोग जानते हैं। तो पावर फैक्टर क्या होगा? लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा कि जीरो होगा? आरएलसी मतलब तीनों है, तो अगर एक्सी बड़ा है तो क्या होगा? कैपेसिटेंस जो होता है वोल्टेज को क्या करता है? रोकता है। तो वोल्टेज जब रुकेगा तो करंट क्या होगा? आगे जाएगा, और करंट को हम पहली राशि मानते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं क्या होगा? लीडिंग होगा। आंसर क्या हो जाएगा? लीडिंग। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा होती है 90 डिग्री लैगिंग, किससे? वोल्टेज से। दूसरी राशि वोल्टेज है, तो वोल्टेज ऑटोमेटिक हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या होता है? लीडिंग होती है कि लैगिंग होती है कि इनफेज होती है? तो इसमें क्या होता है? इंडक्टिव है यानी एक्सेल है, और एक्सेल क्या होता है? करंट का अपोज करता है, यानी करंट का जाएगा पीछे जाएगा, यानी लैगिंग होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री लैगिंग। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में फेजर डायग्राम बनेगा ये आपका, यहाँ करंट, यहाँ वोल्टेज, और ये 90 डिग्री लैग। आंसर होगा हमारा 90 डिग्री लैग। इसी तरह शुद्ध कैपेसिटिव में क्या होगा? वोल्टेज होगी धारा से, यानी ये वोल्टेज का विरोध करता है, तो वोल्टेज पीछे जाएगा, तो वोल्टेज पीछे जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? वोल्टेज होगी धारा से, तो वोल्टेज लैग करेगा, तो क्या होगा? 90 डिग्री लैग होगा। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, 0.5 हेनरी इंडक्टेंस वाली क्वाइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? न्यूमेरिकल है, देख लीजिए। हम जानते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल से व्यक्त करते हैं, और इसका फार्मूला जो होता है 2πfL होता है। क्या होता है? 2πfL। और इसमें कह रहा है इंडक्टिव एक्सेल का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो एक्सेल का मान जब निकालेंगे हम, तो सिर्फ इंडक्टर का मान L मतलब इंडक्टर, और उसका मान 0.5 है, तो यहाँ पुट कर दीजिए 2 × 3.145 का मान होता है, F का मान 50 हर्ट्ज हमारा इंडिया में फिक्स है, और 0.5। जब इसको आप हल करेंगे तो देखिए ये दोनों, ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए 100 ले दिए, और ये पॉइंट करने के लिए और 100 दे दिए। तो इसको जब आप हल करेंगे, इसी को हल करना है, तो हल करेंगे आंसर आएगा 157 ओम।
20 नंबर क्वेश्चन है, आरएलसी परिपथ का प्रतिरोध 6 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान 8 ओम तथा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान 16 ओम है, तो परिपथ का इम्पीडेंस क्या होगा। अब आरएलसी परिपथ है तो आरएलसी परिपथ में इम्पीडेंस क्या होता है, जेड से व्यक्त करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला जानते होंगे। यानी जो इसमें बड़ा होगा वो घट जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस में। तो आर का वैल्यू कितना है हमारा, अगर हल करते हैं हम लोग तो आर का मान है 6 ओम, स्क्वायर होगा तो 36 हो जाएगा, प्लस अब ये दोनों देखिए घटा देंगे हम लोग, तो कितना हो गया, 8 है और 16 है, तो 8 बचेगा तो 64 हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 और 100 को जब रूट चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 ओम, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति के बढ़ने से इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देख लीजिए आप लोग, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस सारे उसी फॉर्मूले पर हैं, कोई रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, समझिए सब क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल, यही होता है फ्रीक्वेंसी एल। अब कह रहा है देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी में कैसा संबंध है, समानुपाती का संबंध है, अनुक्रमानुपाती का संबंध है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा उसी अनुपात में, या घटेगा तो वो भी घटेगा उसी अनुपात में, यानी दोनों दोस्त है। ये कहेगा चलो हम जा रहे हैं तो ये बोला चलो हम भी चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कह रहा है कि आवृत्ति का मान घटेगा, तो इसका मान जब घटेगा तो इसका मान भी क्या होगा, घटेगा, दोनों में क्या होगा, एक समान प्रतिक्रिया होगी। समानुपाती का मतलब समान प्रतिक्रिया होगी, यानी फ्रीक्वेंसी का मान घटेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान भी क्या होगा, घटेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। बाईस नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति घटने से 22 नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति घटने से परिपथ के कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा। अब यहाँ कैपेसिटिव कौन सा परिपथ है, कैपेसिटिव परिपथ है, यानी एक्सी का मान क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 पाई एफसी होता है। अब यहाँ देखिए जस्ट इसका व्युत्क्रमानुपाती है ऑप्शन, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों में 36 का आंकड़ा है, यानी ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अब का एक्सी क्या है, रिएक्टेंस है, कह रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान क्या होगा, यदि ये घट रहा है तो ये घट रहा है तो ये क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, बढ़ेगा। आंसर क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में आवृत्ति आधी हो जाए तो परिपथ में धारा क्या होगी। देखिए यहाँ भी वही मामला है, एक धारा जोड़ दिया, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोग को। हम जानते हैं इंडक्टिव मतलब एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ एल, और धारा बराबर क्या होता है यहाँ पर, आई इक्वल टू वी इंटू एक्सएल। अब देखिए पहले तो ये हम देखेंगे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या हो रहा है, तो क्या हो गया, आवृत्ति आधी हो गई तो ये भी हो जाएगा आधा, और पहले जो करंट जितना बह रहा था अब ये हो जाएगा आधा। अगर ये घट रहा है तो करंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा,
बढ़ेगा ना। तो कितना बढ़ेगा, जितना घटेगा उतना ही बढ़ेगा। तो हो रहा है आधा, तो ये क्या होगा, दोगुना। तो क्या हो जाएगा, करंट का मान क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। सौ साइकिल प्रति सेकंड, हम लोग जानते हैं आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज भी होता है और साइकिल प्रति सेकंड भी होता है। तो यहाँ साइकिल प्रति सेकंड दिया हुआ है, दोनों एक ही चीज है। तो साइकिल प्रति सेकंड प्रति धारा के कैपेसिटर द्वारा 25 ओम का रिएक्टेंस लगाया गया है। तो आवृत्ति घटकर 50 साइकिल प्रति सेकंड हो जाए तो कैपेसिटी रिएक्टेंस का मान क्या होगा, यानी एक्सी का मान मालूम है हमको। एक्सी का मान, एक्सी बराबर क्या होता है, 1/2 एफ सी होता है, 1/2 एफ सी होता है। और इसमें क्या होगा आपका, 1/2 एफ सी में कह रहा है कि आधा हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, एक्सी का मान क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। यानी एक्सी का मान पहले कितना था, 25 ओम था, अब क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा तो 50 ओम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। पच्चीस नंबर क्वेश्चन है, एक एसी द्वारा आभासी शक्ति 20 kVA है और रिएक्टिव शक्ति 12 kVA है, तो सर्किट का वास्तविक शक्ति क्या होगा। तो आप पावर ट्रायंगल पढ़े होंगे, बताते हैं हम पावर ट्रायंगल आपको। देखिए ये लंब है, तो लंब को हम कहते हैं वास्तविक शक्ति। लंब क्या व्यक्त करता है पावर ट्रायंगल में, वास्तविक शक्ति। और ये क्या व्यक्त करता है, जो लंब का आधार वास्तविक शक्ति व्यक्त करता है और लंब करता है रिएक्टिव पावर, माने प्रतिकारी शक्ति, जिसको हम VAR KVAR से दर्शाते हैं। और ये जो कर्ण होता है वो एफिशिएंट पावर होता है, इसको VA से दर्शाते हैं, KVA से, VA या KVA से। अब देखिए यहाँ सीधा सीधी क्या हो गया, कर्ण बराबर क्या हो गया हमारा, क्या निकालना है हमको, वास्तविक शक्ति। यानी वास्तविक शक्ति यानी लंब आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा, लंब कर्ण क्या है, कितना है हमारा 20 है, तो 400 माइनस, और यहाँ क्या है 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। और इस तरह हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 256, और 256 जो वर्गमूल होता है कितने का होता है, 16 का। तो आंसर क्या हो जाएगा 16C। छब्बीस नंबर है, उसी तरह रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है। तो रिएक्टिव पावर का यूनिट जो होता है हमारा कितना होता है, रिएक्टिव पावर का यूनिट, तो वाट KVAR। और रिएक्टिव पावर किसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं, तो ये क्या होता है KVAR, आंसर हो जाएगा B। इसका वास्तविक पावर का क्या होता है, किलोवाट होता है, और इसका होता है VA या KVA। तो यहाँ बोला है रिएक्टिव पावर, यानी KVAR VAR हो जाएगा। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है, RC सर्किट में, RC सर्किट में क्या है जो पावर फैक्टर का मान क्या होगा। तो RC सर्किट है यानी सी कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटर में क्या होगा पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं, तो RC सर्किट मतलब R और C है, तो पावर फैक्टर
इसमें जो फेजर डायग्राम बनेगा हमारा, तो देखिए इसमें करंट क्या होगा, लीड करेगा और वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। तो दोनों के बीच एंगल है कितना हमारा, 90 डिग्री का। तो जीरो नहीं होगा, यहाँ लैगिंग, जीरो लैगिंग हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, जीरो लैगिंग आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, जीरो लैगिंग, प्रकृति लैगिंग होगा लेकिन मान क्या होगा, जीरो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, 5 किलोहर्ट्ज आवृत्ति का टाइम पीरियड कितना होगा। तो चूंकि हम जानते हैं आवृत्ति और टाइम पीरियड में संबंध जो होता है एंटी प्रोपोर्शनल होता है, F बराबर 1/t, और हमको मालूम है F का मान, तो 1/t किसका हो जाएगा, क्या, आवृत्ति। यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम ये कह सकते हैं कि अब किलो हर्ट्ज है तो किलो हर्ट्ज को क्या करते हैं हम 10⁻³ लिख दिए और अपॉन टी में लिख दिए, तो 1/t मतलब 1 अपॉन इतना। और ये देखिए अब अगर ऊपर ले जाते हैं कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और -3 है तो मिली में इसका आंसर हो जाएगा, मिली सब ऑप्शन है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बच गया कितना हमारा 1/5। तो 1/5 को हल करेंगे तो ऊपर जीरो लगाएंगे पॉइंट लगाकर, तो क्या हो जाएगा 0.2, तो 0.2 मिली सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा बी, 0.2 मिली सेकेंड। 29 नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न पर है कि एक उल्टा हो गया, 1 सेकेंड रखने वाली आवर्तकाल 1 सेकेंड है, तो आवृत्ति का मान कितना हो जाएगा, तो t बराबर 1/f हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो 0.1 अपॉन नहीं क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0.1, और पॉइंट को चेंज करेंगे तो 10/1, 1 से कोई मतलब नहीं है तो 10 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, देखिए जब एक्सएल तथा एक्सी का मान बराबर हो तो निम्न में से कौन सा सही है। अब देखिए इस कंडीशन को रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं, और रेंज क्या होता है, इम्पीडेंस बराबर एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर है तो जीरो हो जाएगा, और ये स्क्वायर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा Z/R। आंसर क्या हो जाएगा ए। इस राशि कंसेप्ट में समझाया हूँ, उसको वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आवृत्ति में कितने प्रतिशत की छूट है, 1%, 6%, 5%, 3%। तो भारत में जो छूट है आवृत्ति की वो 3% निर्धारित की गई है, +-3%, इतना वो सहन सीमा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है, इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, महो, हेनरी, फराड। तो हेनरी होता है। तीसरा क्वेश्चन है 33 नंबर, यदि आरएल सर्किट में धारा वोल्टेज से 45 डिग्री, आरएल सर्किट में क्या होगा, तो आरएल सर्किट में क्या होता है, देखिए इंडक्टेंस है और रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है, जीरो रेफरेंस में है, तो इंडक्टेंस क्या होगा, लाइक करेगा 90 डिग्री किससे, वोल्टेज से। तो मान क्या हो जाएगा हमारा V और I। तो आंसर क्या हो जाएगा, धारा लाइक करता है 90 डिग्री, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है कि धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान का क्या होता है, सदैव ज़्यादा होता है, कम होता है और बराबर होता है। तो क्योंकि हम देखे थे उधर निकाले थे, आरएमएस बराबर क्या होता है आई मैक्स इंटू 707, जबकि आई एवरेज का मान क्या होता है आई मैक्स इंटू 0.636। तो किसका अधिक हो गया, क्या कह रहा है, धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से क्या होगा, औसत मान हमेशा कम होगा।
0.3636 है आई मैक्स में, इसमें क्या है 0.707 है, तो कम कौन है 0.636। 35 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी परिपथ में धारा की दिशा होगी धनात्मक से ऋणात्मक, हमेशा एक दिशा में हमेशा परिवर्तित होती रहती है, हमें क्या जाना कि हमेशा हर क्षण परिवर्तित होती है, आंसर सी होगा। 36 नंबर क्या हुआ है क्वेश्चन, डीसी परिपथ का पावर फैक्टर होता है, तो डीसी में क्या होता है, कोई एंगल नहीं होता है, 0 डिग्री होता है, तो cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो क्या होगा इकाई आंसर होगा, इकाई से कम ज़्यादा इकाई यूनिटी होगा हमेशा एक, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। फिर क्वेश्चन 37 नंबर है, डीसी परिपथ की आवृत्ति का मान क्या है, तो डीसी में कोई आवृत्ति नहीं होती है, क्या होगा 0 हर्ट्ज होगा। और 38 नंबर क्वेश्चन है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान परिवर्तित होता है आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती, वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती और नन। तो देख लीजिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस x से बराबर क्या होता है 1/2πfc। अभ्यास में तो वोल्टेज का कोई रोल ही नहीं है, तो ऐसी ही तरह खत्म हो गया। आवृत्ति के होता है तो क्या है एनटी है, एनटी को क्या बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा चलता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आंसर बी हो जाएगा आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रदत्त धारा तरंग जो है एक चक्र में कितना डिग्री मान होता है, क्योंकि हम जानते हैं ये सर्किल बनता है, तो ये क्या है 180, आधा सर्किल है, पूरा सर्किल कितने का होता है 360 का होता है, ये आधा सर्किल 180, इसको क्या कहते हैं पूरी एक साइकिल बोलते हैं, एक चक्र बोलते हैं, तो मान कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री, आंसर क्या हो जाएगा सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसका क्वेश्चन आपको बनाना था प्रैक्टिकली रूप से, फेजर डायग्राम पूछा जाएगा। तो चूंकि ये समीकरण होता है I = sin ωt और I = sin ωt -30, माइनस मतलब वो क्या कर रहा है लाइक कर रहा है, यानी अगर हम I क्या है लीड कर रहा है, तो I को मानेंगे जीरो रेफरेंस में, और वोल्टेज लाइक कर रहा है यानी V इधर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री भी हो जाएगा, और ये क्या होगा 30, तो ये होगा आंसर। अगर इस तरह का रहेगा तो आपको समीकरण लिखने के लिए पूछा जा सकता है, मैं कंसेप्ट में बताया हूँ, कंसेप्ट वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा। इस तरह हमारा ये सेट खत्म होगा, और कल जो आएगा इसमें एसी जो पॉलीफेज सिस्टम है उससे जा रहे जो क्वेश्चन एसी थ्योरी के, उसका नेक्स्ट वीडियो लेकर हम उपस्थित रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। और अब गैप नहीं होगा, वेबसाइट के प्रोग्राम के लिए 2 दिन हम लोग नहीं कर पाए, अब रेगुलर हमारा होमवर्क सीरीज चलेगा। धन्यवाद।